अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट वाज अ वेलकम। वेरी क्या हाल है? इवेंटफुल वीकेंड, बहुत कुछ होता रहा। सबसे पहले तो हम सीरीज जीत गए भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान के मैचेस, आपको पता है T20 सीरीज चल रही थी, तो 2-1 से हम सीरीज जीत गए। एंड व्हाट मैचेस इट वर, चलिए, तो जबरदस्त किस्म की। एंड द लास्ट वन, सॉरी आई नीड टू से कि बाबर आजम को I was about to say it. खेलते हुए देख के ना तो दिल खुश हो गया। हमारा सीरीज जीतना तो सर्टनली एक अहम खबर है, एक अच्छी बात है, लेकिन बाबर आजम को दोबारा बैटिंग करते हुए लाहौर में हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए देखते हुए बहुत अच्छा महसूस हुआ। 37,000 लोग लाहौर स्टेडियम में पाकिस्तान को जीतता हुआ देखने के लिए तो आए हुए थे, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, लाहौरी बाबर आजम की कवर ड्राइव देखने भी आए थे। और कवर ड्राइव उन्होंने दी भी, सो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। और लोगों का जो शोर था और जो खुशी थी वो देखने वाली थी। अब्दुल्ला, जब फ्राइडे को जीते हैं ना, तो ऐसा फील होना फील्स आ गए थे कि हम ये सीरीज जीत लेंगे इंशाल्लाह। देयर वाज अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट एंड द क्राउड सपोर्ट वाज अमेजिंग। और फिर चूंकि फ्राइडे को हम जीत गए, सैटरडे को तो क्या माहौल था, देखने वाला माहौल था, हाउसफुल था जिस तरह आप कह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द बॉयज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल और हम सीरीज भी जीत गए। फिर दूसरी तरफ एक और वर्ल्ड कप चल रहा था, खवातीन का वर्ल्ड कप। जरा हम पे आइए, वहां पे भारत ने पहली दफा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। That was an amazing match. That was an amazing match. ये इंडियन टीम जो है, विमेन टीम, ये थ्रू आउट ही कोई जबरदस्त किस्म का खेल रही है। सो या खवातीन की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है टीम इंडिया। और हम जरा रैप अप दे रहे हैं ना आपको। ओवर द वीकेंड हमने आपको बताया बड़ा हड़ाहुड़ी वाला बड़ा व्हाट इज हड़ाहुड़ी? पहली अब्दुल्ला रोज को ना, व्हेनेवर अब्दुल्ला कम्स आफ्टर द वीकेंड तो एक नया वर्ड की गैर पार्लिमानी और इज इट पार्लियामेंट, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं तो पहली बार सुन रही हूं। बहुत कुछ हो रहा था, हड़ाहुड़ी हो रही थी। इट वाज अ वेरी हैपनिंग वीकेंड। ठीक है, कराची में एक बहुत बड़ा आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था जिसमें हजारों लोग थे। सो एक उस सिलसिले में भी एक फेस्टिविटी थी। फिर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, मतलब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस इफ यू आर इन कराची। मतलब ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे शायद देखते होंगे और सोचते होंगे भी हमारे मुल्क में क्यों नहीं होती। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर इन द आर्ट्स काउंसिल। और अभी तो पूरा महीना ऑलमोस्ट इसने चलना है। इफ यू आर इन कराची, just go and watch any performance. मतलब आप कुछ भी देखेंगे ना तो आप regret नहीं करेंगे. It's that good. So then a few weddings here and there as well. So that season has already also started. और क्या मैं एक और चीज़ mention कर दूँ, हम पे आ जाएं? वो स्मॉग का जो जिक्र हो रहा है ना, पंजाब की स्मॉग, वो हमें कराची में भी फील होना स्टार्ट हो गई है। एटलीस्ट आज तो हमें प्रॉपर नजर आ रही थी वो फॉग। आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? और मुझे लियारी एक्सप्रेसवे पे खासी विजिबिलिटी कम आज नजर आ रही थी। तो देन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हाँ, the visibility was quite low in Karachi and the visuals you can see as in मैं कहता तो हूँ, कहना तो चाह रहा था कि you can see clearly, but you can see clearly that it is not clear. अच्छा जी, तो अब आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग का रंग हम पे भी चढ़ा हुआ है अब्दुल्ला ने। मतलब कि 2 मिनट में आपको पूरी प्रेस ही दे दी है कि वीकेंड पे क्या क्या कराची में हो रहा है। सो नाउ यू नो। अब जरा डिटेल में बात करें। आए डिटेल में अब बात करते हैं अबाउट our matches, about the series. Obviously overall performance का आपको पता है, हमने पोस्टमार्टम करना होता है। हम जीते या ना जा उस चीज का होता है जो चीज बुरी हुई हो। अभी तो बहुत अच्छा था। हमने तज्जिया तो करना ही होता है, हमने तज्जिया करना होता है क्योंकि आगे हम वर्ल्ड कप, लिटरली वी आर फ्यू weeks away from the World Cup, T20 World Cup की हम बात कर रहे हैं। No, we are still a few 2 months. मतलब 8 weeks होते हैं ना हुमा। 8 weeks ही होते हैं 2 months में। I just want to say, you know, it is still next year. मतलब उसको तो अभी फिर भी अगला साल ही हम कहेंगे ना। लेकिन अभी जो हुआ अभी नवंबर में पहुंच चुकी हैं ये, फिर भी है उसी फेज में है। क्लास 5 वाले अगले साल मिलूंगी, अगले साल मैं वही हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान ने आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है और आप फैसलाबाद में कल से 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज के लिए मैदान सजेगा। इंशाल्लाह वील डू गुड इन दैट एज वेल। पाकिस्तान टीम के लिए T20 सीरीज में सबसे अच्छी बात यह हुई कि 2 बड़े बैटर्स यानी साइम अयूब और बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस नजर आए। तो ये बहुत ही ख़ास बात थी और ख़ास तौर पर बाबर आजम की फॉर्म में वापसी से पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन में नई
मतलब जान ही पड़ गई, और क्या कह सकते हैं, बड़ा इंतजार था उनका। और बाबर ने तीसरे मैच में हाँ, तीसरे मैच में 68 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान की जीत में नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया। फिर इन्होंने एक एक्स पे पैगाम भी दिया जिसमें उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब वो सपोर्ट करते थे, जब मैं खामोश था, तो जाहिर है वो भी बड़ा कठिन वक्त था और बहुत लंबा। It was more than a bad patch, certainly. It was a phase, I would say. So, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच पे करार दिया गया। फिर कप्तान सलमान अली आगा भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बहुत पूरा पाकिस्तानी देखिए, whenever even somebody used to criticize Babar, not because कि वो he's not good enough, है, because he is supreme and so good that you are used to watching him perform। और चूंकि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं निकल रही थी, तो वो उदासी की वजह से पता है क्या बातें निकल शुरू में सभी ने everybody was like, you know, give him time, give him support, give him time, give him support, but it stretched for quite we are not a long talking about time. that now because he performed। He did। सलमान अली आगा कप्तान का क्या कहना था, देखिए। या ना देखें, कुछ और देख लेते हैं, मतलब कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। चलते हैं हम, ठीक है। तो बाबर आजम ने एक्चुअली, अब आपको बताते हैं हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, 2024 मई के बाद T20 में पहली ने सेंचुरी की है। सो आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 18 महीने। That is a long, That is a very long time। T20 में 2024 मई में की थी सेंचुरी इन्होंने, और अब 2025 नवंबर में इन्होंने कहीं जाके सेंचुरी की है। अच्छा, और इसी तरह साइम अयूब ने दूसरे T20 में 38 रन्स की नहीं, कितने 71 गेंदों पर कितने शानदार, अच्छा बता दे, अच्छा परफॉर्म किए ना। 38 गेंदों पर 71 रन बनाए इन्होंने, यही लग रहा था और ना? बाबर आजम की फॉर्म की में वापसी पर जाहिर है उनके फैंस, जरा इसको राइट अलाइन कर दीजिए, फॉर्म में वापसी पर बहुत सारे लोग खुश हैं, तो खुद बाबर भी बहुत खुश नजर आए। हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक्स पर एक पैगाम जारी किया, वो भी बड़ा वायरल हो गया। बाबर जो भी करते हैं, बाबर नजर आ जाए वायरल हो जाते हैं, बाबर वो गोल्फ खेल रहे कह दे वायरल हो जाते हैं, बाबर होते हैं। पैगाम दे दे वायरल हो जाते हैं। सो या सलमान अली आगा ने क्या कहा था ये अब सुनिए, उस वक्त तो नहीं सुन सके थे, सुनिए। जब भी टीम मीटिंग बैठते हैं कि बैटिंग जब करेंगे तो अब जो अबव पार स्कोर है वो करेंगे, और जब बॉलिंग अगर पहले आ जाती है तो उसको अंडर पार आउट करने की कोशिश करेंगे टीम्स को, और बॉलिंग ने वो किया। और बैटिंग ने मेरे ख्याल से हम दोनों मैचेस में इजी चेज ही थे। हमारे नेक्स्ट मेरे ख्याल से 14-15 गेम्स हैं 20-25 दिनों में, तो हमको कोशिश करनी है कि अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखें। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बन चुकी है कि कोई भी, जैसे सलमान आया दोनों मैचेस में, आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है। उस्मान तारिक ने आकर बॉलिंग की और उन्होंने डेब्यू पे इतनी अच्छी बॉलिंग की, और वो लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू। मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छी इस टाइम पे कॉम्बिनेशन बन गया। बाबर, हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं, और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान खुश है उसके लिए। और जब बड़ी गेम्स होती हैं, आप देखते हैं बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करें, और वो उन्होंने किया, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, और रियली होप कि वो इस तरह आगे कंटिन्यू करता रहे, और जो हम जिस बाबर को जानते हैं वो हमें देखने को आगे मिले नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। अच्छा जी, चलें, गुड। ये तो आपने देख लिया, और उधर आपको बता ही दिया हमने। चले, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का तो आपको बता दिया कि इंडिया ने जीता, और मतलब वो भी एक कमाल का मैच था, एंड डेफिनेटली डिजर्विंग टीम टू विन। सर्टेनली। अच्छा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अस। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट अस। सैयद याह्या हुसैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कौन है हमारे साथ भाई? अब्दुल माजिद भट्टी साहब तो हमारे साथ याया भाई, अस्सलाम वालेकुम। याया भाई, पहले मैच के बाद जाहिर है हम तब भी बात कर रहे थे, और हमने सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया था, थोड़े से हम खफा भी थे, और इस उम्मीद का भी एंड में इजहार किया था कि अभी तो सीरीज शुरू हुई है, अगला मैच एंड देन अगला मैच हम अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे, और वही हुआ कि हम अच्छा खेले और हम जीते। व्हाट चेंज्ड? आप बताइएगा। हमारी होम कंडीशंस थी, पहले मैच में भी थी, हमारी होम सीरीज थी, पहले मैच में भी थी। क्या तब्दीली आई कि दूसरा और तीसरा मैच हमने आउटक्लास कर दिया? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और इसमें कोई शक नहीं है कि जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं, और हार जो है वो यतीम होती है। मई 2024 से राइट नाउ पाकिस्तान टीम 24 T20 मैच के लिए 16 जीती है। 8 मैचों में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है, और अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा ये पाकिस्तान टीम की चौथी T20 सीरीज में कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान टीम के मसाइल जूं के तू हैं। अभी आप सलमान अली आगा का शॉट सुना रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बना हुआ है, प्लेयर के ऊपर प्लेयर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आए हैं, बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी स्कोर की है,
68 रन स्कोर किए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लेकिन बाकी 2 मैच जो वो पाकिस्तान के लिए खेले वहां सिर्फ उन्होंने 11 रन स्कोर किए। साइम अयूब ने इस सीरीज में 72 रन स्कोर किए और 108 रन स्कोर किए और उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है 71 नॉट आउट, उस पर उनको बड़ा प्रेज किया गया। मुस्तकिल मिजाजी की टीम पाकिस्तान में शिद्दत के साथ कमी दिखाई दे रही है। अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं, इन 3 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का कोई एक बैटर नहीं है जिसने 100 गेंदें भी खेली हो। पहले मैच में आप 55 रन से हारे, उड़ा कर रख दिया जनूबी अफ्रीका की उस टीम ने जिसमें 8 उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद आपको हालात वाकयात को भी देखना चाहिए। 140 आप चेस कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर, बॉल हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी ओवर में आपको बमुश्किल वो रन्स करने दिए। ये वो चीजें हैं जो टीम पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। हम एशिया कप में बार बार ये सुनते रहे, हसन नवाज को खिला दो, हसन नवाज को टीम में डाल दो। इन सीरीज के 3 मैचों में उनको मौका मिला और 3 मैचों में 2 बार उनकी बैटिंग आई और वो सिर्फ 5 रन स्कोर कर सके। पाकिस्तान टीम के मसाइल जू के तू नजर आ रहे हैं। विकेट कीपिंग की अगर हम बात करें तो तीसरे मैच में हमने साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करा के ये बात साबित कर दी है कि हमें मोहम्मद उस्मान खान के ऊपर एतमाद नहीं है। हारिस को हम टीम से ड्रॉप कर चुके हैं। साहबजादा फरहान इस सीरीज में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फरहान के बाद इस सीरीज में हमने फखर जमान को शामिल नहीं किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फखर जमान टीम में वापस आएंगे, बाबर आजम ने जिस तरह परफॉर्म किया है, तो साहबजादा फरहान को बाहर बैठना पड़ेगा। साइम अयूब के टैलेंट के ऊपर, साइम अयूब की अहलियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन साइम अयूब एक दिन जो है वो आपको चांद पर लेकर जाते हैं और अगले दिन शाम से पहले जो है वो घर लौट आते हैं। तो ये वो चीज है जो तो बेसिकली याया आपका कहना है कि इनकंसिस्टेंट है हमारी टीम। तो विजिबल है, लेकिन साइम जब बैटिंग नहीं कर रहे थे तो आपको पता है वो बॉलिंग में हमें डिलीवर करके दे रहे थे एंड उस पे भी हम फील्डिंग भी अच्छे करते हैं, नौजवान है। लेकिन जाहिर है उनका प्राइमरी रोल एज अ बैटर ही है, एज एन ओपनर ही है। अच्छा बिल्कुल याया, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। भट्टी साहब आपसे भी पूछ लेते हैं। भट्टी साहब पहले आप भी बता दें कि मतलब बाबर की ये परफॉर्मेंस होना जो कि हमें ऑब्वियसली बड़ी अच्छी लगी, मैच जीते हैं हम उसकी वजह से, ये आपको इनकंसिस्टेंट लग रही है, एक फ्लूक लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इतना बुरा फेज चल रहा था उनका, बट ही डिड वेल। मतलब परसों वाले मैच में बड़ा जबरदस्त हो गए, क्या इसको आप कहेंगे? देखें, फ्लूक तो नहीं है। बाबर आजम को लोग किंग बाबर आजम इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन पिछले 13 मैचों में वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। 13 मैचों के बाद उन्होंने ये लाहौर के मैच में 50 रन 68 रन की इनिंग्स खेली, फिर 26 मैच तो वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप रहे। हम इसी बाबर आजम को देखना चाहते हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम की बैटिंग का बोझ उठाएं। मेरा ख्याल में अगर बाबर आजम ने जिस तरह आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दी, यही परफॉर्मेंस देते रहे तो जितनी उन पर क्रिटिसिज्म होती रही, तकरीबन 39 मैचेस पाकिस्तान ने इस दौरान खेले, जिस तरह मैंने बताया। 26 में तो खेले नहीं, 13 में वो 50 रन भी क्रॉस नहीं कर सके। तो अब वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया है। कल हम जिस तरह भारत की खवातीन को देख रहे थे, वो खवातीन जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, ये वो मॉडल है जो दुनिया में विनिंग मॉडल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना चाहती है तो बाबर आजम, साइम अयूब, फखर जमान, मेरे ख्याल में शायद अब जिस तरह याया भी बात कर रहे थे, आधे मैच में साहबजादा फरहान ने विकेट कीपिंग की। 10 ओवर्स के बाद उस्मान खान दोबारा ग्लव्स पहनकर, पैड्स पहनकर विकेट कीपिंग कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान भी जल्द पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। तो एक अच्छी टीम अगर बन जाए और पाकिस्तान टीम इसी तरह जीती रहे तो कोई इतना मुजायका नहीं है। लेकिन जो अच्छा पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म दोनों मैचेस में सेट करके दिया, जिनको क्रेडिट हम कम दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। सेकंड मैच में हम सलमान मिर्जा की बात कर लें, हमने इसी प्लेटफॉर्म में फहीम अशरफ की बात की। फहीम अशरफ को कप्तान ने पहले मैच में बॉलिंग नहीं दी और अगले 2 मैचेस में उन्होंने 6 विकेट ली और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कप्तान को भी सोचना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरे मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और कंसीडरिंग वो सेकंड मैच में नहीं थे। जी हाँ। तो मेरा ख्याल में अच्छा, ये जो गेंदबाजी के फैसले हैं और कप्तानी के फैसले हैं, इस पे हम कितने ही अरसे से बात कर रहे हैं।
और ज़ाहिर है हम किसी को भी वक्त देते हैं उस पे तज्जिया करते हुए ये ज़रूर कंसिडर करते हैं कि ज़ाहिर है विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद मैचेस दे वुड लर्न एंड दे वुड फाइंड देयर राइट कॉम्बिनेशन। या आपको लगता है कि सलमान आगा जितना हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू मतलब इसको करा दिया, उसको नहीं कराया, फिर वो चल गया, फिर वो नहीं चल गया, अब उनके जहन में वो तस्वीर क्लियर हो गई होगी कि हाँ अगर फलां कंडीशंस हों तो मेरे पास ये हथियार हैं, मैंने इन लड़कों को इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है, या अभी भी उसमें वक्त है? देखिए अब्दुल्ला, सलमान अली आगा ने बहुत सारी चीजों से सीखा भी है, लेकिन अब तक पिक्चर वाज़ेह नहीं है सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सलमान अली आगा ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एज ए कैप्टन चौथी T20 सीरीज जीती है, और उन्होंने पिछली 3 सीरीज में अपने खिलाड़ियों को आगे कर दिया था ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन इस बार वो खुद ट्रॉफी लेने के लिए आए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये कप्तान ही का काम है जो कप्तान को करना चाहिए, और वो ट्रॉफी लेने के लिए आए। एक मैच में वो बॉलिंग करवाते हैं नवाज से, एक मैच में वो भूल जाते हैं कि साइम अयूब भी उनकी टीम अवार्ड जो है वो फहीम अशरफ के हिस्से में आया, जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले मैच में उस पिच के ऊपर जहां पर गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, वहां पर अगर आप फहीम अशरफ से बॉल डलवा देते तो आपके लिए आसानी होती, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि फहीम अशरफ जो है वो टीम में मौजूद है। ठीक है, उन्होंने बाबर आजम के साथ तीसरे मैच में टीम पाकिस्तान को सहारा दिया, लेकिन उनका अपना रोल भी जो है वो इस वक्त क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो सलमान अली आगा को इन चीजों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हैं, वो वनडे मैच में बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो अपने आप को T20 क्रिकेट में एज ए बॉलर प्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं। क्या वो डर रहे हैं? फिर उनका नंबर सेटल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पर खेलूंगा। तो अगर वो T20 क्रिकेट में एज ए बॉलर भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे और एज ए बैटर भी जाहिर है कहीं उनका नंबर कुछ और होता है और कोई बड़ी इनिंग खेलने में वो अब तक नाकाम है, सो फिर एज ए कप्तान उनका किरदार तो है, लेकिन ऐसा खिलाड़ी क्या है? हाँ, मतलब कि इज ही जस्ट टेकिंग अप स्पेस? भट्टी साहब आप बताएं कि फिर वो बस एक स्पेस जो है वो उसको ले रहे हैं, या फिर एक्चुअली इट मैटर्स कि वो वहां है? देखें, परफॉर्म तो सलमान अली आगा को करना पड़ेगा, और थोड़ी सी आखिरी मैच में हमने देखा कि उन्होंने 33 रन की एक इनिंग्स खेली, जो बाबर आजम के साथ एक पार्टनरशिप थी 70 प्लस की, उसने पाकिस्तान का वो जो 140 का टारगेट था उसको आसान कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल में सलमान अली आगा को अब जागना पड़ेगा, और सलमान अली आगा को इसलिए भी जागना पड़ेगा कि उनकी कप्तानी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असल जो सवाल उठेगा ये कल से जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है फैसलाबाद में, इसमें शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान की। मोहम्मद रिजवान की जगह पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया है। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है बड़े जबरदस्त लीडर हैं, लाहौर कलंदर्स को 3 टाइटल जितवा चुके हैं PSL के। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर अल्लाह करे और ऐसा ही हो, और पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो गया, तो मेरे ख्याल में फिर सलमान अली आगा की कप्तानी पर जरूर सवाल उठेगा। मुझे लग रहा है फिर वो मरहला होगा इस सीरीज के बाद कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोचेगा कि T20 की कप्तानी फिर शाहीन आफरीदी को दे दी जाए। मेरे ख्याल में अगर और जरा के मुताबिक शायद ये कहीं सोच है भी। अब चले वनडे की बात करी दी है, छेड़ी दी है, ये तो हमने जीत लिया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं क्योंकि अब फैसलाबाद में होना है ODI। याहिया, वेयर डू वी स्टैंड इन ODIs एज वेल? और क्या टीम ऑब्वियसली जो तश्कील दी गई है वो सब टीम सेटअप चेंज हो जाएगा? नहीं, देखिए नया फॉर्मेट है, कप्तान तब्दील हो रहा है, फखर जमान टीम में वापस आ रहे हैं, और डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी को अपने आप को साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि वो पाकिस्तान टीम के T20 के फ्यूचर कैप्टन होंगे, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन उनको अपने आप को मनवाना है। जो क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर एतबार किया है, अचानक जो तोपों का रुख अपनी जगह कर लिया है, रिजवान को कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी में पोटेंशियल है, और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे मैच में बाहर बिठाया गया, तीसरे मैच में आकर उन्होंने बाउंस बैक किया, पहले ही ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 2 विकेटें लेकर दी। एग्रेशन तो उनके अंदर है, वो एक कप्तान की हैसियत से अब टीम को किस तरह लड़ाते हैं
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन जुनूबी अफ्रीका की टीम जिस तरह 2 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सकी, मुझे कभी इस बात का इम्कान है कि आपको वनडे सीरीज में एक बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आएगी। रिजवान टीम में होंगे, फखर जमान टीम में वापस आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज होगा वो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद होगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का एक तारीखी क्रिकेट स्टेडियम रहा है, जहां पर पाकिस्तान ने जो है वो माजी में बैनुल अक़वामी मैचेस खेले हैं, एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की न सिर्फ मेजबानी कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली मैचेस भी होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का एक नया वेन्यू जो है वो बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के मैनचेस्टर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, खासतौर पर जिंदा दिलों के शहर लाहौर को भी, जिस तरह के उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। फुल क्राउड था। आपको इकबाल स्टेडियम में इससे ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक और इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड नजर आएगा। अच्छा, टीम में भट्टी साहब आपको लगता है चेंजेस होंगी? प्लेइंग 11 क्या होगी हमारी इन द ओडीआई? अब्दुल्ला, जो पाकिस्तान ने 15 प्लेयर्स अनाउंस किए हैं वो खासे मुख्तलिफ है। शाहिनशाह अफरीदी कप्तानी तो करेंगे, हारिस रऊफ टीम में वापस आ रहे हैं, फखर जमान वापस आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद रिजवान के साथ रिजर्व विकेट कीपर हसीबुल्लाह को पाकिस्तान टीम में रखा गया है। फिर हुसैन तलत, जिनको एशिया कप के बाद ड्रॉप किया गया था, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। फैसल अकरम पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। देखिए, जो आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज में अब से 2.5-3 महीने पहले पाकिस्तान वो सीरीज 2-1 हार गया था। और उस सीरीज में जो पाकिस्तान का मसला हो रहा था, पाकिस्तान 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ जा रहा था। उसके बाद जो बाकी 20 ओवर थे वो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स करवा रहे थे। यही वजह थी कि वेस्ट इंडीज ने आखिरी मैच में 292 रन बना लिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब देखना यह है कि शाहिनशाह अफरीदी कप्तान बनने के बाद क्या वो 4 या 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाते हैं या फिर बहुत सारे बैट्समैन और ऑलराउंडर्स भर के, क्योंकि T20 फॉर्मेट में तो ऑलराउंडर्स चल जाते हैं, वनडे फॉर्मेट में जहां एक बॉलर को 10 ओवर करवाना होते हैं वहां मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स चलेंगे नहीं। अगर स्पेशलाइज पोजीशन पर पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान एटलीस्ट 4 रेगुलर बॉलर्स खिलाए और बाकी ऑलराउंडर्स से 10 ओवर करवा दे तो ये मुनासिब है। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। हमने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। हिस्ट्री में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 हमने वनडे सीरीज जीती। लेकिन साइडलाइन पे जो मसाइल थे उसकी वजह से माइक हैसन खुश नहीं थे। यही वजह है कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी दी गई है। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए जी, उम्मीद हम सबको भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, एंड एट द सेम टाइम बहुत शुक्रिया आप दोनों का याया भट्टी साहब। और अटेंडेंस की बात कर रहे थे हम, क्राउड की बात कर रहे थे, मतलब 36-37 हज़ार लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे। इट इज़ ऑल्सो प्रिटी डिपेंडेंट ऑन द यूज़र और द फ़ैन एक्सपीरियंस। आप किस तरह से अंदर जा पाते हैं, आपने किन रास्तों से गुजरना है, आपको कहाँ कहाँ खड़े होना है, आपको कितना इंतज़ार करना है, आपके लिए कितनी आसानी है, कितनी नहीं है, ये चीज़ें बहुत मानी रखती हैं। वी हैव सीन मैचेस इन लाहौर एंड वी हैव सीन मैचेस इन कराची, एंड कराची में इसलिए भी क्राउड कम होता है बिकॉज इट इज नॉट अ गुड फैन एक्सपीरियंस, सो एंड यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एनीबडी हु हैज गॉन टू बोथ द प्लेसेस they can tell the difference, शायद ये पता होगा। And a bad visual as well। आप लिटरली जंगलों में फंसे हुए मैच देख रहे होते हैं। अब तो केस स्टडी पे टेस्ट अब फैसलाबाद का, so it's the mood is shifting to फैसलाबाद। तो अब हम फैसलाबाद में देखेंगे कि वो फैन एक्सपीरियंस, ऑल्दो इन द पास्ट हमने देखा है कि भरा होता है फैसलाबाद भी। दे लव क्रिकेट एंड मतलब दे डोंट शाई अवे फ्रॉम गोइंग टू द स्टेडियम। अच्छा जी, इस पे बड़ी बात हो रही है और हम बात करेंगे क्योंकि लोगों को बड़ा एतराज़ है, तकलीफ भी है। कराची के नए ई चालान सिस्टम को शदीद सियासी मुखालफत का सामना है। जमात इस्लामी और MQM दोनों को इस नए निज़ाम पर शदीद एतराज़ात हैं। शहरियों को भी सिस्टम में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश नज़र आ रही है और सिर्फ चंद दिनों में आपको बताएं हज़ारों शहरियों के चालान हो चुके हैं जिसकी मालियत करोड़ों में बनती है। हालात बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत के लिए नए ई चालान सिस्टम का नफाज चैलेंज बनता जा रहा है। होना ज़रूर चाहिए लेकिन सिस्टम नीड्स टू बी बेटर। एंड ऑल्सो आई थिंक द चालान फी इज अ लिटिल टू एक्सॉर्बिटेंट।
अभी हैं हमारे पास सिंध बहुत हुकूमत के ज़्यादा हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पैसे। पूछेंगे। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कराची ई चालान सिस्टम शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया है ताकि ना सिर्फ बेहंगम ट्रैफिक को ज़ाब्ते में लाया जाए बल्कि रिश्वत की जो शिकायत होती है ना वो भी उसका भी खात्मा हो। देखिए इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात हाँ, है और in होना principle चाहिए, अच्छी बात है। होना चाहिए। इसी तरह निज़ाम बनता है, इसी तरह लोगों को कानून की पासदारी का सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और शायद ये भी एक राय है कि हाँ जी ज़्यादा फ़ाइन होगा जिस तरह यूएई वगैरह में होता है तो फिर लोग समझेंगे, सोचेंगे और बिल्कुल कोई कोताही गलती नहीं करेंगे। एक इसका ये पहलू भी है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को मुश्किलात भी आ रही हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम अभी इस निज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहा और है। सबसे ना बड़ी आपको बात कहीं तो स्पीड इसमें लिमिट ये लगती है, नजर आती है। जो वायलेशंस होती हैं वैसे तो किसी से भी हो सकती है वायलेशन, लेकिन खास तौर पे जो एतराज कराची में डंपर्स वगैरह का है, रिक्शे कर ले, मतलब ये जो सारी चीज़ें ये इस ई चालान सिस्टम में नहीं आती क्योंकि उनके नंबर प्लेट्स उस किस्म के नहीं हैं, रीडेबल नंबर प्लेट्स नहीं है। अच्छा तो और एक और बात ये भी है एक कि इस सवाल शहर है। में जो कुछ भी होता है वो सियासत की नज़र ज़रूर होना होता है। सो यू नो एक तरीका होता है कि आप डायलॉग करें, बात करें, शहर के मसाइल का हल तलाश करें। एवरीबडी वांट्स कि इस शहर में ट्रैफिक रेगुलेट हो, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे शहर के इशूज़ पे सियासत तो है ही, सियासत तो होती ही है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले पे, सुनिए। Let's see. ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है और ई चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? यानी जो चालान लाहौर में 200 रुपए का है वो कराची में अगर 5,000 रुपए का होगा तो फिर पीपल्स पार्टी की शान में अगर लोग कुछ बयान फरमाते हैं तो इसमें उनको परेशानी क्या होती है? ये जो कब्जा सियासत है, शहर के ऊपर कब्जा, देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है और इसमें इनकी इश्तराक हमेशा से एमक्यूएम के साथ मिलकर होता है। सो एक अच्छा, तो they're इनका not ये the only एतराज़ है। ones. MQM को भी एतराज़ात हैं, अब वो एग्जैक्टली क्या है जरा ये भी देखिए। वो सुनिए। लाड़काना में भी हो रहा है ये चालान तो कराची में हो, नवाबशाह में हो रहा है तो कराची में हो, अगर कश्मीर में हो रहा है तो कराची में हो, अगर जैकबाबाद में हो रहा है तो कराची में हो। लेकिन अगर सर कराची को लूटने का ये कोई नया हरबा गढ़ा गया है, नया तरीका ढूंढा गया। अच्छा ये थे फारूक सत्तार साहब। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी किसी हद तक, बाकी लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह में तो बड़े अरसे से ई चालान लोगों को मौसूल हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनका जो जुर्माना है वो कराची के जुर्मानों की निस्बत लिटरली 10% है। हाँ, कम है। यहाँ तो हजारों से बात शुरू हो रही अच्छा, है। अब जरा हम और फिर अपने- आगे हजारों तक जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं। वैसे आपको बता दें कि जमात इस्लामी भी चालान सिस्टम के खिलाफ जो है ना वो अदालत जा रहे हैं, तो एवरीबडी इज नाउ चैलेंजिंग इट। तर्जुमान है सिंध हुकूमत के नादिर नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जीशान शाह हमारे साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, ओवरऑल यू नो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आरा भी लोगों के सामने आ रही हैं, जो वो राय पढ़ना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ज़ाहिर है सब शहरी हैं, सब अपनी बात करते हैं। एक तो हमने विजुअल देखे जहां पे लोग एक्चुअली हमें स्टॉप लाइन से पीछे खड़े हुए नजर आ रहे थे, अपनी अपनी लेन में थे। समथिंग दैट यू वुड अदरवाइज नेवर सी। You would otherwise never see, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी आगे पीछे, मोटरसाइकिल वाले सिग्नल के पास ही सड़क के बीच में तकरीबन, सो सब अपनी अपनी मर्जी से खड़े होते थे। एक इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का इस सारे निज़ाम को सपोर्ट नहीं करता। क्या ओवरऑल आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप लोगों से मिलते हैं, शहरियों से बात करते हैं अबाउट दिस सिस्टम? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस सारे जो ये नया एक जो हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक के रिफॉर्म्स के हवाले से जो ये जो नया सिस्टम लाया गया है, इससे 3 चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने फरमाया कि लोग वाकई में अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। मोहतात होने की सबसे बड़ी वजह ये कि लोग लेन्स फॉलो कर रहे हैं, कानून फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है जिसमें आवाम में बहुत ज़्यादा देखने में आया कि लोगों को पता नहीं है, ट्रैफिक की रूल्स की आगाही यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर्ली नहीं है। काफ़ी जगहों पे लेन्स मिटी हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई ये बिल्कुल ये बैरून मुल्क में ये कानून रहा है और बहुत कामयाब है, लेकिन वहाँ पे सड़कों के ऊपर हमेशा एमरजेंसी की सेपरेट लेन्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन इस किस्म के मामला यहाँ पर नहीं हैं। इसके अलावा सडनली ये कानून जब इम्पोज कर दिया गया है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना लोगों को ये करना पड़ रहा है कि कम से कम उनको ये बताया जाए कि कौन सी लेन में कौन सी स्पीड लिमिट काउंटेबल है। इससे पहले एक छोटी सी कैंपेन चलाई जाती जिसकी वजह से कम अगर फौरी तौर पर इम्पोज किया जाना था तो उनको कुछ सीखने को, कुछ उनको लिए
लर्निंग हासिल हो जाती है। दूसरी जानिब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तीसरा पॉइंट है, जो कि वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, और लोगों का यही कहना है कि यार कराची में कानून बहुत अच्छा लाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस कानून की मुताबिकत नहीं रखता, जिसकी वजह से भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा ज़ीशान, ये जेन्युइन एक सवाल है, एक सवाल आपसे पूछेंगे। ये सवाल एक्चुअली लोग मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पूछ रहे हैं। कराची की शारा फैसल की बात करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल स्पीड लिमिट कार के लिए है क्या, ये मुझे भी नहीं पता अभी। आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि 60 अगर है तो हम इतवार को भी खाली सड़क पे भी 60 पे ही ड्राइव करेंगे, अदरवाइज हमारा चालान होगा। क्या होगा? ये 60 भी असम्पशन है, बिकॉज हमें वाकई नहीं पता क्या है। देखिए यहाँ पे क्योंकि शहर में जिस मुल्क के ये जहाँ पर ये ऑलरेडी कानून मौजूद है, वहाँ पे सड़कों पे गाड़ियों की स्पीड माइल्स में चेक की जाती है। अगर आप अमाराती मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड होती हैं और वो लेन के ऊपर वो स्पीड एलोकेट हुई हुई होती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक पहली दफ़ा शहरियों को ये बात पता लगी है कि जो ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कानून साजी की गई है कि फास्ट लेन में भी रहते हुए आपको 60 की स्पीड पे ट्रैवल करना है। इस हवाले से बहरहाल एक अच्छी पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत जेन्युइन फैक्ट है। लोगों का ये कहना है कि रात को 12-1 बजे हम लेन नहीं तोड़ते, हम खड़े होते हैं। लेकिन माजी में कराची में ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल क्लिप फुटेजेस आई कि आप सिग्नल पर खड़े हुए हैं और इस असना में डाकू आते हैं, लूट के चले जाते हैं। तो इस हवाले से इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त खदशात हैं। वी गेट इट। ज़ीशान हमारे साथ रहे, हमें नादिर नबील गबोल साहब ने भी ज्वाइन किए, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। नादिर, हम ये बात जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी हमें बताई है कि पहले इस सारे सिलसिले से एक कैंपेन अगर एक्सटेंसिव किस्म का हो जाता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही नहीं सपोर्ट करता, तो बहुत बेहतर होता। ये प्लानिंग का फुकदान आपको लग रहा है कि काम तो बड़ा अच्छा करने जा रहे थे, लेकिन प्लानिंग शायद उस तरह नहीं थी जो होनी चाहिए थी। कोई दो इश्तिहार तो चलाते हैं कि आज से ई चालान का नफाज शुरू हो रहा है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा नहीं, तकरीबन एटलीस्ट 3 महीनों से अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया था। डीआईजी ट्रैफिक ने बार बार खुद रोड पे निकलकर कई पॉइंट्स पे जाके अपने एसपीज और अपने ट्रैफिक के अमले के साथ अवेयरनेस कैंपेन रोड पर भी किया था, अखबार में इश्तहारात भी चले थे, न्यूज़ में भी चला था, आप लोग के चैनल पे भी चले थे। तो अवेयरनेस के अंदर तो कोई फुकदान नहीं था, एवरीबडी न्यू अबाउट दिस। और बार बार जो है 27 अक्टूबर है उसको हाईलाइट किया गया था कि उसको हम इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो देयर वाज प्रायर वार्निंग, और एटलीस्ट मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप और अब्दुल्ला दोनों ने ये चीज़ मानी है कि ये जो ई चालान जो सिस्टम है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसमें बिल्कुल खामियां हैं, ये तो सीएम सिंध ने खुद माना था, एक नहीं 2-3 दफ़ा पब्लिकली बोला है कि इसमें खामियां आएंगी और उस खामियों को हम एड्रेस करेंगे। और यहाँ नॉट ओनली दैट, ही इज़ ऑल्सो वेव द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। अगर विद इन 10 डेज आपको जो भी अगर आपको चालान मिला है, आप विद इन 10 डेज अपीयर करेंगे इन फ्रंट ऑफ द अपील ट्राइब्यूनल, तो आप उसको वेव भी करा सकते हैं। तो वी आर गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स एंड टू द मोटर व्हीकल ड्राइवर्स कि आप अवेयरनेस, तो इससे ज़्यादा क्या अवेयरनेस होगी कि आपको अगर पहली दफ़ा मिला हुआ है एक चालान, आप उसको जाके वेव ऑफ भी करा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल ये जो कराची की जो ट्रैफिक मूवमेंट है इसके लिए बेहतर है, क्योंकि जो हमारा अमला है अनफॉर्चुनेटली माजी में आपने देखा था वो गाड़ियों को रोकने में लगा रहता था, ट्रैफिक का फ्लो इससे मुतासर होता था, करप्शन के भी जो एक्यूजेशंस है वो भी आते थे। तो ओवरऑल ये सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अच्छा नबील साहब, अभी तो जाहिर है जितने कैमरों की ज़रूरत है उतने नहीं लगाए गए, जनूबी हिस्से से अभी शुरू किया गया है मामला। बाकी शहर में ये कब तक इम्प्लीमेंट करने का इरादा है, प्लान है? और ये जुर्मानों की जो अमाउंट है इस पे लोग खासे परेशान हैं। मतलब आपको पता ही है हमारे यहाँ कितनी गुर्बत और कितने मुश्किलात का सामना है लोगों को। 5-10 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार रुपये, 5 हज़ार से शुरू हो रहा है मामला। इट बिकम्स वेरी टफ। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कराची के अंदर अक्सर गाड़ियों में काले शीशे लोगों ने लगाना शुरू कर दिए थे। फ़ाइन बहुत कम होता था, तकरीबन 1000 या 2000 होता था। तो सिर्फ जो टिंट जो आप कराते हैं आजकल, वो टिंट की एवरेज प्राइस है वो 5000 रुपये होती है। तो लोग यही कहते थे कि भाई 2000 रुपये का टिंट लगा दो, फाइन मिल जाएगा। सॉरी 5000 का टिंट लगा दो, 2000 फाइन अगर मिल भी जाता है कोई इशू नहीं है, दे वर हैप्पीली अफोर्डिंग इट। बट नाउ अगर आपका फाइन ही 25,000 है तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि इतना ज़्यादा फाइन है तो दे विल बी डिस्करेज्ड फ्रॉम पुटिंग टेंट्स ऑन द कार्स।
जहाँ तक मोटरसाइकिल की बात है वहाँ पे भी अगेन हेलमेट के ऊपर अगर 5,000 फाइन है, हेलमेट कितने का आजकल मिल जाता है? बिलीव 1,000 या 2,000 का एक ऑन एवरेज। बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि डिटरेंट वैल्यू इसकी जरूर होगी कि लोग इतने ज्यादा फाइन से डर जाएंगे। फाइन आप इसको उस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये बात बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कैंपेन की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वैसे सपोर्ट नहीं करता, रॉन्ग वे गाड़ियां तो आ ही रही होती हैं क्योंकि एक साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट कहीं नहीं हमने देखी कराची में। ये सारी चीज़ें अलहदा रख दें। अब वो बताएं जो डंपर्स, रिक्शे, ये जो चलती की नाम गाड़ी जिसको हम कह देते हैं, इन पे तो रीडेबल नंबर प्लेट्स ही नहीं है। जिसको पकड़ना चाहिए वो तो वैसे ही आउट ऑफ लीग हो गए, वो तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। इसके बारे में क्या करना है? देखिए, वो तो आईजी पुलिस ने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स इशू कर दी हैं अपने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीआईजीज हैं उनको, इंक्लूडिंग एसपी लेवल तक, कि आप रोड पर इन्फोर्स करें जो नंबर प्लेट्स मशीन रीडेबल नहीं है या इनकरेक्ट है, या वो गाड़ियां जिनके ऊपर नंबर प्लेट्स ही नहीं लगी हैं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। तो वो ऑलरेडी डायरेक्टिव्स इशू हो गए हैं। इस पर इंशाल्लाह आज या कल में ही आप देखेंगे ग्राउंड के ऊपर जो पुलिस का अमला है वो इसकी इन्फोर्समेंट इंश्योर करेगी, और ऐसी गाड़ियां, डंपर्स, मोटरसाइकिल जिसके ऊपर या तो नंबर प्लेट्स इनकरेक्ट हैं या नंबर प्लेट्स हैं ही नहीं, बसेस भी हैं, और खास तौर पे दूसरे सूबों से जो गाड़ियां आती हैं, और पर्टिकुलरली जो टैंकर वैंकर हैं, बलूचिस्तान से बहुत टैंकर आते हैं, और वैसे भी कराची में हैवी ट्रैफिक, पोर्ट सिटी है, पूरे शहर से गुजरनी होती है, जारी होती है। अक्रॉस द कंट्री की हज़ारों हैवी गाड़ियाँ होती हैं। जमात इस्लामी और MQM को शदीद एतराज़ात हैं, शायद अदालत भी जाने का फ़ैसला किया है जमात इस्लामी ने। उससे पहले आप लोग कोई कोशिश करेंगे, बात कर लें, मीटिंग कर लें, कॉन्वर्सेशन कर लें, मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ उनकी सुन लें और मान लें, कुछ अपनी सुना दें और मनवा लें? नहीं, देखिए, बातें तो बहुत टाइम से चल रही हैं। हम बार बार इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ ओवरऑल बेटर फॉर द सिटीज़ ट्रैफिक मूवमेंट एंड ट्रैफिक फ्लो। अगर उनको नहीं समझ में आ रही तो दे कैन गो टू द कोर्ट, उनका राइट है। फिर कोर्ट में हम जाके जाहिर सी बात है इस चीज़ को फिर डिफेंड करेंगे अगर कोर्ट हमें गवर्नमेंट को या पुलिस को। बट नादिर साहब, यू शुड आल्सो मेक श्योर कि एटलीस्ट स्पीड लिमिट और ये जो रोड मार्किंग्स हैं, ये सिस्टम नाफिज होने से पहले ही हो जाती तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अब तो हो बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो इश्यूज हैं, देखिए अगेन तमाम रेजिडेंट्स को ये भी राइट है कि हमने 11 अपील सेंटर्स हमने बनाए। ज़्यादातर ये जो एसपी का ऑफिस होता है उसके अंदर ही है, और ये जो जिसको भी वायलेशन का मिला है टिकट या चालान, वो जाके एसपी के सामने एक प्रॉपर ट्राइब्यूनल है जिसमें एसपी, डीएसपी और सीपीएलसी का भी एक नुमाइंदा होगा। उसके सामने बता सकते हैं कि भाई फिलहाल रोड पे मार्किंग नहीं थी या फिलहाल रोड पे सिग्नल काम ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वेव किया जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे रिलीफ देंगे हम। काउंट ऑन फिंगर टिप्स के कितनी रोड्स पे मार्किंग है। इन एनी केस ऑब्वियसली इन प्रिंसिपल वी आर होपिंग कि ये जरा निजाम बेहतर हो, जल्द बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और वो लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी इन द लॉन्ग रन। बहुत शुक्रिया आपका नादिर साहब, और थैंक यू ज़ीशान। एंड थैंक यू ज़ीशान, हमारे कॉरेस्पोंडेंट भी हमारे साथ थे। अच्छा जी, दिस इज हाउ इट इज। कहनी हमने एक एयरलाइन को, जी पाकिस्तान में आपको पता है तेजी से तरक्की करती हुई एयरलाइन फ्लाई जना ने अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर बच्चों के लिए एक बड़ा ही मुनफरिद और यादगार जो है वो एक प्रोग्राम रखा, और इस तकरीब में फ्लाई जना के खसूसी तैयारा जो था वो इस्तेमाल हुआ। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, बहुत से बच्चे थे एंड दे वेंट इन द प्लेन एंड दे हैड अ लॉट ऑफ फन। जाहिर है द एयरलाइन ट्रैवल इज नॉट चीप, इट इज़ एक्सपेंसिव, इवन द डोमेस्टिक ट्रैवल। सो बहुत से बच्चों को नहीं मौका मिलता कि वो जहाज़ को, बच्चों की फैसिनेशन होती है जहाज़ों के साथ कि वो जहाज़ को अप क्लोज उस तरह से देख सकें, लेकिन इस एक्सपीरियंस से बहुत बच्चों को मौका मिला। लाहौर से हफ्सा उस्मान रिपोर्ट करें। लेट्स वॉच। ये मनाजिर है लाहौर एयरपोर्ट के, जहां इन नन्हे बच्चों को मदऊ किया फ्लाई जना एयरलाइंस ने। फ्लाई जना की तीसरी सालगिरह इन नन्हे बच्चों के लिए खुशियों भरा दिन साबित हुई। इन तमाम बच्चों ने पूरा दिन जहाज में गुजारा। थैंक यू फ्लाई जना कि आपने हमें मौका दिया कॉकपिट में बैठने का, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, उनको हमें लगा कि छोटा सा है, लेकिन हम अंदर आए तो बहुत बड़ा था। बच्चे जहाज को करीब से देखने के लिए बेचैन नजर आए। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जहाँ इन नन्हे बच्चों को तमाम उस अमल से गुजारा गया जिससे हर मुसाफिर को गुजरना होता है। फ्लाई जना के अमले ने बच्चों का खुशदिली से इस्तकबाल किया। बच्चों ने जहाज के अंदर कदम रखा तो उनकी आंखों में चमक और तजस्सुस नुमाया था। कोई सीटों को देख रहा था तो कोई कॉकपिट के दरवाजे को, और कोई खिड़की से झांक कर एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे जहाजों को इन्हमाक से देख रहा।
मैंने इतनी करीब से प्लेन को देखा, एयर होस्टेस को देखा, पायलट्स को देखा, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। तो मुझे अच्छा लगा इस प्लेन के आके, मुझे तब मज़ा आया तब मैं इसके बैठे अपने दोस्तों से वो बात की और इस प्लेन को पास से देखा। मैं फर्स्ट दफ़ा एरोप्लेन में की, मैंने प्लेन को करीब से भी देखा और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय किया। बच्चे जहाज में बैठकर खूब महसूस हुए। ये फ़्लाइट चलाने पहली दफ़ा मौका दिया। वैसे तो हम फ़्लाइट्स पे रोज़ बच्चे देखते हैं, रोज़ होते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह था कि रनवे पे फ़्लाइट चलाने मौका दिया इतने सारे बच्चों को कि वो एक्सप्लोर कर सकें। एंड फ्लाइट चलाना वाज ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। इवन हमारे नॉर्मल फ्लाइट्स पे भी आफ्टर लैंडिंग अगर किसी ने कॉकपिट देखना होता है, they are always very welcome. उन्होंने पायलट और कैबिन क्रू से मुलाकात की और दिलचस्प सवालात पूछे। कुछ सोना होता तो आप क्या करती हैं? हमारे पास एफ में जंप सीट्स होती हैं, हम उन पे जाकर 30 मिनट के लिए सो सकते हैं। Who flies the aeroplane? It's pilot who flies the plane. ये दिन न सिर्फ फ्लाई जना एयरलाइंस के लिए एक अहम संगे मील था, बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसा तजर्बा भी था जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। थैंक यू। You know, I was just thinking how fun. मतलब ये उम्रें देखें बच्चों की एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस, याद भी रखेंगे दोस्तों के साथ जहाज़ में जाना एंड मतलब ये काफ़ी मेमोरेबल रहेगा इनके लिए। और ऑफ कोर्स फ्लाई जिना की तो सालगिरह हो ही गई इस तरह। टू शेयर विद यू, जैसे कि आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने माँ बेटों के दरमियान एक मुकदमे में समाजी लिहाज से एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि वालिदैन को हक हासिल है कि वो अपनी कफालत के लिए बच्चों के खिलाफ फैमिली कोर्ट्स में मुकदमा दायर कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि ऐसे मुकदमात फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत अदालतों के दायरा इख्तियार में आते हैं। जस्टिस राहील कामरान ने अजहर एजाज ख्वाजा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया है। दरख्वास्त में मॉडल टाउन लाहौर की फैमिली कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहकामात को चैलेंज किया गया था। अदालती फैसले के तहत तीनों भाइयों को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी वालिदा रफ़तुन्निसा को माहाना 5,000 रुपये बतौर कफालत अदा करें, लेकिन बेटों ने वालदा को रकम नहीं दी। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि फैमिली कोर्ट्स का वालिदैन के कफालत के दावों पर कोई इख्तियार नहीं, ये सिर्फ बीवी बच्चों के नान नफ़क़े पर लागू होता है। लेकिन दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए वालिदा के वकील ने कहा कि अगर वालिदैन ज़रूरतमंद हों, आमदनी का कोई ज़रिया ना हो, तो इस्लामी कानून और अखलाकी जिम्मेदारियों के तहत बेटे वालिदैन की देखभाल करने के पाबंद हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि इस किस्म की बातें विल हैव टू गो टू अदालत। मतलब कि ये तो एक आपके माँ बाप हैं, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। मतलब और सिर्फ और बात कोई लाखों की नहीं हो रही, 5,000 रुपए की हो रही है। जरा आप अंदाजा करें, ऐसी चीज़ों से दिल टूटता है। खैर एनीवे, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। और हमें ज्वाइन किया है जी रिदा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, माहिर हैं फैमिली कवानीन की। रिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने वालिदैन को बच्चों की जानिब से नान नफ़का ना मिलने पर अदालत के पास जाने का इख्तियार दिया। एज इन हमेशा यही होता था ना, वालिदैन लड़ रहे हैं बच्चों की कफालत के लिए, और या बीवी जो छोड़ दी गई है या बच्चे उसके पास हैं तो वो अपने नाम नफ़के के लिए लड़ रही है, और ये सारे मामलात अदालत में होते थे। ये एक अपनी नौयत का अलग केस है जहाँ वालिदा गई है अदालत में कि मेरे बेटों से कहें कि मुझे नान नफ़का दें क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ और मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। अब जो फैसला आया है कि हाँ जी ये केस सुना जा सकता है, इसका क्या असर होगा, ये कितना अहम है? जी, एक बहुत ज़्यादा अहम फैसला है। ये फैसला रिसेंटली जस्टिस राहील कामरान साहब की कोर्ट से आया है, जो कि अज़हर इकबाल ख्वाजा वर्सेस जज फैमिली कोर्ट का फ़ैसला है। इस नाम से ये फ़ैसला है। इसमें देखिए ये एक इंतहाई अहम फ़ैसला है। इसमें एक 4 बच्चों की इसके फैक्ट्स इस तरह के 4 बच्चों की वालिदा, 4 बेटों की वालिदा रिफ़तुन्निसा कह रही थी कि मेरे बेटों की इतनी इस्तात भी है कि वो मुझे मेनटेन कर सके, लेकिन उसके बावजूद मैं गुर्बत में, पस्ता हाली में बेचारों 4 फड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो। तो इस लिहाज से आज से पहले समझा जाता था कि फैमिली कोर्ट्स में ना सिर्फ औलाद का या बीवी का नान नफ़का के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। ये एक पहला फैसला है, पहली लीडिंग अथॉरिटी या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो रिट में आई, और इससे पहले कोई प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे अलाउ किया गया है, ना कि सिर्फ हाई कोर्ट से बल्कि जो इससे पहले ट्रायल कोर्ट थी उसने भी यही फैसला दिया, और सेशन कोर्ट ने अपील में इस फैसले को बहाल किया और बरकरार रखा, और इसी तरह हाई कोर्ट ने भी इस फैसले
को बरकरार रखते हुए एक नया रूलिंग दी है, नई इंटरप्रिटेशन दी है, जिसके तहत हर वो वालिदैन जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हैं, उन माँ बाप उन जिनको जो खस्ता हाल है, वो अपनी औलाद से ख़र्चा ना नफ़का क्लेम करने के लिए फैमिली कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। ये एक पहली बार ऐसा जो लॉ स्टेप है वो लिया गया जिसमें कानून इजाज़त देता है। बेसिकली बात हो रही है कि अगर आपके लेट सपोज 4 बच्चे हैं तो 5,000 रुपए पर बच्चा, ऐसा ही होगा। ने तकाजा किया, ये ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी देने से इनकारी थे। आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि चलो अगर सारों दे भी दें, चारों बच्चे दे भी दें तो 20,000 बनते हैं, जिसमें उन वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी चलानी है। मतलब अगर किराया देना है तो किराया देना है, बिजली का बिल देना है तो बिजली का बिल देना है, राशन लेना है, दवाइयाँ लेनी है, बिकॉज ऑब्वियसली उम्र भी होगी। ये थोड़ा सा इनह्यूमन इसलिए है कि अदालत जाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए जिनके 4 बच्चे हों, तो ये बड़ी पेनफुल बात है टू डू। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे बहुत से कवानीन की तरह फैमिली लॉज काफ़ी मुहिम होते हैं और इसलिए ये तय करना कि वालिदैन को खर्च कितना देना है, कब देना है, बच्चों की आमदन से मुताबिकत रखना ऑब्वियसली ये रखेगा या वालिदैन के खर्चे से, तो ये ज़बानी कलामी मामलात होंगे या लिखत पढ़त में होंगे, ये बड़ी इसमें क्लॉज हैं, बारीकियाँ हैं, ये सब कैसे तय होगा? देखिए जो फैमिली कोर्ट का प्रोसेस है, इसमें जो दूसरी हेयरिंग होती है फर्स्ट के बाद जो पहली हेयरिंग होती है बेसिकली, उसमें ये हमारा कानून मैंडेट करता है कि सबसे पहले फ़ौरन ही कुछ किस्म का इंटरम मेंटेनेंस लग जाए। और जैसे कि ये केस है वो भी यही कह रहा है कि इंटरम मेंटेनेंस जो है सबसे पहले लगेगी। वो एक माकूल सी रकम होती है जिसमें एक आम इंसान का गुजारा हो सकता है, 5,000, 15,000, 20,000 इस तरह होती है। और जो बाकी डिटेल्ड फैसला है ना कि कितनी बच्चों की आमदन है, कितनी वालिदैन की ज़रूरत है, उसके मुताबिक फिर सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस और जो केस के हकाइक हैं और असल जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पे जो है कुछ अमाउंट बिल्कुल लगा दी जाएगी। जो एक ट्रेंड है आजकल जो इंटरम मेंटेनेंस लगती है वो 15 से 20,000 रुपया लगता है और इस केस में भी इतनी ही लगी थी। साहिबा, एक तो आप बड़ी बाहिम्मत खातून हैं कि आप ये मामला अदालत में लेकर गई, क्योंकि आप जिस तरह एग्जाम्पल बन रही हैं बाकी लोगों के लिए, वो भी इंस्पायर्ड होंगे। आपने हिम्मत नहीं हारी। और यूजुअली हमारी माँ तो होती, शफकत का नाम है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हैं। लेकिन वो कितनी पुश हो गई होगी कि उसको अदालत जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जब जिंदगी के लाले पड़ जाते हैं और आप साहिब औलाद होते हुए भी, और ये नहीं है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चे कर भी सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा रिदा, ये बताइएगा कि आप क्योंकि इस तरह के मामला डील करती रहती हैं और इसलिए अदालतों के काम की रफ्तार से मुकम्मल आगाह भी होंगी, इस नौयत के केसेस या दीगर फैमिली कोर्ट के मामला जो होते हैं उन पर क्या अदालतों से जल्द फैसले आ जाते हैं या फिर दीगर मुकदमात की तरह यहाँ भी इंसाफ जो है वो आराम से नहीं मिलता? देखिए ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो अदालतें हैं ना वो 6 माह के अंदर जो फैमिली मैटर्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने, उनको ख़त्म करने, निपटाने की पाबंद है। और अगर 6 माह से एक दिन भी ऊपर होता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हो उस मुकदमे की फुल फोर डिस्पोजल के लिए। तो इसलिए फैमिली केसेस बिल्कुल इतनी 6 में, ये तो नहीं कहूँगी कि 6 माह में फैसले आ जाते, पर उनका जो ट्रायल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो नान नफ़का के मामलात हैं उनमें पहली से दूसरी तारीख पे इंटरम मेंटेनेंस लग जाती है और फिर वो रिदा नूर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, एडवोकेट और माहिर फैमिली कवानीन। बहुत शुक्रिया, रिदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपको पता है कि कराची में कोई ज़बरदस्त किस्म का कल्चर फेस्टिवल जो हो रहा है और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर से बात शुरू हुई है और लास्ट ईयर बहुत ही महंगा हुआ था, लेकिन इस साल तो सुना है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स एज ऑलवेज। तो उस हवाले से हम बहुत से गेस्ट को अपने शो पे बुलाते हैं एंड वी वांट टू इंट्रोड्यूस। वीकेंड पे हुआ एक और चीज़ जो सुबह हम हैपनिंग वो बैले वाला जो था, हाँ वो एक इवेंट तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद के 2-3 डेज के शोज थे। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और जो लोग गए थे वो कह रहे थे they were, अच्छा कैसा था वो? हाँ, कह रहे थे कि बड़ा माइंड ब्लोइंग किस्म का था। तो इब्तिदाई दिनों में बहुत से आपको नजर आएंगे परफॉर्मेंसेस वगैरह और एक और परफॉर्मेंस जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। वो परफॉर्म करने जा रहा है इनकाया ग्रुप और इसमें है तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, बेनिन,
Benin is a country in Africa. West Africa. Yeah, Abdullah West just found Africa out, मुझे तो पता था। और और केनिया के फनकार शामिल हैं और इनकी कोरियोग्राफर, आर्टिस्टिक डायरेक्टर Wendy Jelen is with us here in the studios. Welcome, to Wendy. Pakistan. How are you? Welcome to Pakistan. And I understand this is your first time in Pakistan. This is my first time in Lovely. Hope you have a lovely time. Tell us about the performance that's going to happen. So we've come with a piece called Conference of the Birds. Conference of the Birds. Conference of the Birds, which is based on a poem from 12th century Iran by the poet Attar. And it was actually introduced to me by my professor in college, who is from Pakistan and is in Pakistan and will be coming to the performance on Friday. Lovely, very nice. Which is very exciting, Noman ul Haq. The story, which probably many people here already know, is about the birds of the world who come together, gathered together by the Hoopoe, who encourages them to go on a quest to find their leader, their god, their king, the Simurgh. And they go on this journey. They go through 7 valleys, which are 7 different spiritual states. And when they arrive in the place that they're expecting to find the Simurgh, there's nothing there except a mirror, and they see themselves reflected. So they, how deep. Okay. Yes, so they collectively are what they are looking for, rather than, you know, there are many stories that say that the divine, that God is within you, within yourself, but in this story, God, the divine, is within us as a collective. That very concept has been represented in so many ways around the world in the writings and performances. So this would actually be depicted in the form of a dance, or or dialogues, or there's no dialogue, there's no language spoken. Well, there's a little bit of spoken and sung language in the background, but it's spoken in many different languages, sung in many different languages, and there's no dialogue on stage. And How that's long is this intentional. piece? It's 1 hour and 10 minutes. And it is a continuous performance. Continuous. So are we looking at elaborate gear and costumes or something like that? I wouldn't say it's so elaborate costumes. We have a projection, which is very elaborate. Oh, we have okay. 3 projection screens, and then the Hoopoe character is played by the projection. And so that is a very elaborate part of it. It's a multimedia performance. Lovely. Yeah, but we don't dress as birds. We are metaphorical birds. And yeah, we dance as birds, but we don't dress with beaks. All right, and so things you like are that. based in America, and the rest of the troupe or the group members are coming from different parts of the world. How Yes. does this all work? Yeah, when do you guys connect? When do you guys connect? As in, I was just thinking, how did this all start? You starting this company and being the creative director and choreographer. It's very complicated and very expensive, but it's necessary, and it's the only way that it could have happened. Someone actually asked us this question last night. The easier would have been you would just gather from people around you and make a group and you go and perform. Yeah, but it's the story of humanity, so it needs to be representative of humanity. So we have people that not only they look like representative of humanity, they also have their own lived experience, their histories, their individual histories that they bring to the piece, and their movement styles are also very different. So have you performed this anywhere else? This piece? Yes. We've performed, we've performed initially in Boston, also in Washington, D.C. and Vermont, and then in Rwanda, Mozambique, South nice. Africa. So you have Palestine experience with it, and how was the response? And India. The response has been always very positive and emotional, which is important. And in some contexts, there's more of a sort of cultural understanding of the piece, and there it's even, you know, people can understand it even more deeply. So no, but do you have to, for that very reason, for people to really get the essence of it, do you tweak it a bit for whenever you perform in different countries, or it's exactly the same? Audience of the country that you're going to perform? No, but it's intentionally made in a way that is legible cross-culturally. That's one reason not to have language. Sure. And global audience. Global audience, yeah, very intentionally. Do you also have like space for people from other parts of the world as well? Like, for instance, you are here in Pakistan, and somebody You'll find a wants lot of to- artists. and here. you would meet and find a lot of artists and who may be willing to perform in your group. So, do you keep yourself open in that sense?
Yes, and normally, and we may come back and do this at a later date, this time the time was too short. Normally when we travel with this performance, we also create a sort of sister performance with local artists. So that they would, it's called Migrations, and it's also Birds. It's the same story but told in a more abstract way, and by many local artists. And also, we have a program called the Birds Intensives, where we invite applications from all over the world for people to come and join us in another country. We do one in Benin in the summer. We do one in India, which would be more complicated for people from here. But in Benin, the visas are completely open, so people from all over the world can come. Go in. And we run a 10-day intensive workshop where people learn the process and the story. And you're also doing a workshop here in Arts Council? We are not doing a workshop this time. Not? No, there's artist talks and things like that, but this time... Okay, so can I tell our audience, people who are watching, that this is going to be on the 7th of November. 7 नवंबर को later in the week, आप Friday बनता है, आप जरूर जाइए देखें. और वैसे तो कोई भी आप इस आर्ट्स काउंसिल के जो कल्चर फेस्टिवल लगा हुआ है आप देखें, इट विल बी एन एक्सपीरियंस. लेकिन ये लगता है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. वेंडी, best of luck. Thank you. And hope you enjoy Karachi and come back here as well. अच्छा जी, तो don't forget ये 7 नवंबर को होगा. अच्छा जी, बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला की 13 रुकनी टीम आ गई है. सुहेल आफरीदी सूबे में हकीकी मानों में तब्दीली लाने के दावे कर रहे हैं. साथ ही इमरान खान को रिहा भी कराने के एजेंडे पे कायम है. वो कह रहे हैं वो उनका असल एजेंडा है. अब तक तो हालात यही हैं कि बार बार कोशिशों के बावजूद सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है. गलत या दुरुस्त, उस पर ज़ाहिर सवालात हैं, मगर सबको नज़र आ रहा है कि सुहेल आफरीदी और वफाकी हुकूमत के दरमियान हालात आइडियल नहीं हैं. सुहेल आफरीदी ख़ुद भी वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बहुत कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं. यहाँ तक कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी जैसे अहम इशू पर होने वाली मीटिंग में सुहेल आफरीदी ने शरीक होना ही मुनासिब नहीं समझा था. हालांकि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंज जो हैं वो KP को ही दरपेश हैं. तो ही शुड हैव बीन देयर. सुहेल आफरीदी ने अपनी जगह KP के मुशीर ख़जाना को इजलास में भेज दिया था. और जाहिर है कि इससे बिल्कुल, और जाहिर है कि इससे कोई अच्छा पैगाम जो है वो तो नहीं गया था. और नए वज़ीर जो है मीना खान, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात की जाएगी, जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है. बहुत पुराना है एक्चुअली, इन लोगों का एक वो मुतालबा वगैरह भी है. लेट्स टॉक अबाउट इट. हमें इस वक्त अभी ज्वाइन की है शफी जान, जो कि नुमाइंदा वज़ीर आला KP हैं. उनसे बात कर लेते हैं. और सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बिलाखिर ऑब्वियसली कई हफ्तों की ताख़ीर के बाद बन गई है, विच इज़ वेरी गुड. वज़ीर आला ने अपनी पहली मीटिंग में क्या क्या काम दिया है आप लोगों को? फोकस किस चीज़ पे होगा? क्या बातचीत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आपका शुक्रिया. बिल्कुल कैबिनेट अनाउंस हो गई है, एक मुख्तसर काबीना बनाई गई है जिस तरह इमरान खान साहब के अहकामात थे. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बारहा अडियाला जाके मिलने की कोशिश की, क्योंकि वो मशावरत करना चाहते थे अपने कायद से, अपने लीडर से, इमरान खान से, जिनका मैंडेट है इस सूबे में. लेकिन बदकिस्मती दे के आपके वो 4 दफ़ा अडियाला जा चुके हैं और चारों दफ़ा उसकी मुलाकात नहीं हुई. इसके बावजूद कि उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात थे मुलाकात के, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई. उसके बाद जब उसकी बहन की उनसे मुलाकात हुई, डॉक्टर उज़मा साहिबा की, उसके ज़रिए पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब ने कि एक मुख्तसर काबीना बनाई जाए. तो 13 रुकनी काबीना वज़ीर आला साहब ने अनाउंस की हैं. उसमें से 10 वज़रा हैं, 2 एडवाइज़र और 1 स्पेशल असिस्टेंट है. और उसमें जो हमारे सूबे के मुख्तलिफ शोबा जात है वो असाइन कर दी गए हैं, जिसमें एरीगेशन है, हेल्थ है, जिसमें PHE है, इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स एंड यूथ की है, लेबर की है, उसमें रिहैब की है. तो मुख्तलिफ 13 महकमे जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं. मुजम्मिल असलम साहब को ख़जाने की जिम्मेदारी दी गई है. तो 13 रुकनी जो हमारी काबीना है वो अनाउंस हो गई है. और इंशाल्लाह ये काबीना जो है ये एक्सपेंड होगी जब भी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उससे मशावरत करेंगे और इस काबीना की एक्सपेंशन होगी. अच्छा शफी साहब, बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात तो आइडियल नहीं है,
अब बुनियादी मसला वफाक की अफ़गान पॉलिसी था या ज़ाहिर है और भी मसाइल हैं? आपके मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात भी हो गए हैं अब अफ़गान तालिबान से, मुआहदे भी तय पाए, सीज़ फायर भी हुआ, गैर कानूनी महाजरीन की अफ़गानिस्तान रवानगी का सिलसिला भी बहाल हो गया है। क्या अभी आप लोग मुतमईन हैं कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत डील कर रही है अफ़गानिस्तान वाला इशू वो ठीक है? मुकम्मल ताउन के लिए आप लोग तैयार हैं इस मामले पे? देखिए, जहाँ तक वफाक के साथ सूबे की ताल्लुकात की बात है, बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा, वो आइडियल पोजीशन में नहीं है। आपको पता होगा कि सूबे में इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो है वो अमन व अमान का है। सबसे बड़े चैलेंज जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरपेश है इस वक्त, वो अमन व अमान के हवाले से है। इसके लिए हमने एक सिक्योरिटी कमेटी कायम की हुई है, जिसके सरबराह जो है वो प्रोविजनल असेंबली के जो हमारे स्पीकर है बाबर सलीम स्वाति साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं। ये 35 रुकनी हमारी कमेटी है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स भी हैं, इसमें अपोजिशन लीडर भी हैं, इसमें वज़ीर आला साहब खुद भी इस पिछले दिनों इस कमेटी से उन्होंने मुलाकात भी की और अपना इजहार राय का इजहार भी किया। उस कमेटी के मेंबर भी हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम APC करने जा रहे हैं, जिसके लिए वज़ीर आला साहब ने सूबे के तमाम सियासी लीडरशिप को कॉल्स भी की, तमाम सियासी पार्टियों के मशरान को कॉल्स की। देखें, यहाँ पे जो अमन व अमान का मसला है, हमें ये समझना होगा जब तक कबायली हमारे जो अमीदीन है, जो हमारे जिरगा मशरान है, जो यहाँ पे एक मलक सिस्टम है, जो यहाँ पे एक जिरगा सिस्टम है, जब तक हमने वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम लूप में नहीं लेते, तो ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कभी भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि हम तमाम कबायली अमीदीन को इत्मीनान मिले, हम तमाम कबाइल को इत्मीनान मिले, वहाँ की अवाम जी गॉट इट। शफी साहब, और भी बड़े सवाल है, टाइम कम है। ये भी बताएगा कि सुहेल आफरीदी साहब जिस दिन से आए हैं, तासुर यही है कि उनके सामने एजेंडा गवर्नेंस का नहीं, वफाक से ताल्लुकात की बेहतरी का भी नहीं, तरजीह सियासी इशू है, इमरान खान की रिहाई है, ये उनका एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो उनके पास पता नहीं क्या प्लान होगा, लेकिन पार्टी के कुछ लोग, साबका लीडर्स खास तौर पर, मुफाहमत और डायलॉग वगैरह का ऑप्शन जो है वो भी आजमाना चाहते हैं। क्या आफरीदी साहब का इस तरफ रुझान है? कुछ करेंगे? देखिए, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो 8 अक्टूबर को उनको खान साहब ने नामजद किया। वो 8 अक्टूबर से लेके आज तक उनके खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। पहले वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको दहशतगर्दी से जोड़ा, दहशतगर्द ग्रुपों से जोड़ा। उसके बाद जो है हल्फ का मसला बना, तो गवर्नर साहब के ड्रामे शुरू हुए। हम पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ से हम अहकामात लेके आए कि सोहेल आफरीदी साहब जो एक इलेक्टेड CM है, उनसे हल्फ लिया जाए। उसके बाद उनका हल्फ हुआ, उसके बाद अडियाला में उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और उसके बाद कल आपने देखा होगा कि जाली वजीर आजम के जाली कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने नौशहरा के एक बंद कमरे में PTV, जो कि एक नेशनल टेलीविजन है, उस पर आगे वीडियोस चलाई। जो वीडियो थी वो झूठ का पलंदा है, वो हकायक को मसख करके पेश किया जा रहा है। हम इस बात को बावसूख जराए, मैं आपको एडमिट भी कर रहा हूँ, मैं आपको ये न्यूज़ भी दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता भी रहा हूँ कि 9 मई को नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनकी वीडियोस को कोर कमांडर हाउस के साथ जोड़ना। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में हम कैसे वफाक से बात करें? जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, बिल्कुल वजीर आला जो है वो नौजवान है, वो कमिटेड हैं, वो ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, वो एक सियासी वर्कर हैं। आपको इंशाल्लाह आपको उनकी गवर्नेंस भी नजर आएगी, और जो तहरीक है खान साहब की रिहाई की, वो भी पीक पे आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि जो हकीकी तब्दीली का सफर है खैबर पख्तूनख्वा में, वो सोहेल आफरीदी की लीडरशिप में आपको देखने की मिलेगी। और जो खान साहब की रिहाई है और हकीकी आज़ादी की जो जंग है, वो जो तहरीक है, वो भी तहरीक इंसाफ के वर्कर का जो आप देख रहे हैं एतमाद सोहेल आफरीदी साहब पे, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द मंजराम पे नजर आएगा। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब। आपको भी काबीना में शामिल होने पर, मतलब तर्जुमान बनने पे, मुआविन खुसूसी बनने पे मुबारक हो। और अज़हर मशानी साहब की मैं देख रहा था एक्स पे पैगाम, और वो इनको मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे बड़े अरसे से तहरीक इंसाफ को ऐसे तर्जुमान की ज़रूरत थी, ऐसे वज़ीर इत्तलात की ज़रूरत थी जो एक्चुअली PTI की तर्जुमानी करे। बेसिकली बैरिस्टर सैफ को बातें सुना रहे थे। अच्छा, अब ऐसे जब बयानात आते हैं ना, और जैसे ही नया आता है उससे पिछले वालों से बारे में ऐसे इजहार ख्याल किया जाता है और ऐसे इजहार लाताल्लुकी की जाती है जैसे वो खुद कहीं आसमान से उतरे थे और उस पोजीशन पे फाइज हो गए थे। भाई आपकी पार्टी लीडरशिप नहीं लगाया। अच्छा, ये अब टाइम नहीं है इस तजिए का, कल दोबारा इसी पे बात कर लेंगे। वी डोंट हैव मच टाइम, लेकिन एक गाना हम जरूर सुनाना चाहते हैं। वी आर गिविंग ट्रिब्यूट टू रेशमा जी, और वील सी यू टुमारो।